नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, भारत। आज की इस कक्षा में हम आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी लेकर के आए। ये जानकारी ग्रंथ समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि इसके पहले भी हम एक वीडियो में आपको ग्रंथ समीक्षा से संबंधित सारी बातें हम बता चुके हैं। फिर भी मैं कुछ बिंदुओं को यहाँ उद्धृत करूँगा और एक ग्रंथ की हम समीक्षा करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें ग्रंथ की समीक्षा करनी होती है और कौन कौन से बिंदु होंगे और मुख्यतः हमें किस पर ध्यान देना है। तो आइए हम चलते हैं ग्रंथ समीक्षा। जब कोई शोधार्थी या समीक्षक के सामने उसे पुस्तक दी जाती है, ग्रंथ दिया जाता है कि आप इसकी समीक्षा करें, उसके सामने काफ़ी प्रश्न होते हैं कि हम इस ग्रंथ की समीक्षा किस प्रकार करें। तो काफ़ी प्रश्न उसके बनते हैं, क्या लिखेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी बातें उसके अंदर आती हैं। साउंड तेज कर लो। चलिए देखिए, हमारे पास में ग्रंथ समीक्षा के लिए कोई ग्रंथ है तो उसके पहले हमें ग्रंथ समीक्षा की परिभाषा समझ। समीक्षा किसे कहते हैं? सम उपसर्ग पूर्वक ईक्षण, दर्शन, अवलोकन, निर्वणन, निध्यान करना समीक्षा है। अब सम उपसर्ग का जो अर्थ है यहाँ, ये सम्यक प्रकार से, समान प्रकार से, समभाव से ईक्षण करना, निरीक्षण करना समीक्षा। ग्रंथ या पुस्तक का समग्र अध्ययन करने के उपरांत पुस्तक की विशेषताओं, प्रभावशीलता, उपयोगिता, उपादेयता, भाषा शैली, लेखन, विषय प्रस्तुतिकरण करना और उसका विविध आयामों के साथ प्रस्तुतिकरण के आधार पर, विविध आयामों के आधार पर ग्रंथ का मूल्यांकन समान दृष्टि से निष्पक्ष होकर करना और ग्रंथ का समग्र सारांश प्रस्तुत करना ग्रंथ की समीक्षा कहलाती है। तो ग्रंथ का समग्र अध्ययन करके उसका समग्र सारांश प्रस्तुत करना, उसके विभिन्न बिंदु हैं, उनकी विशेषता है, प्रभावशीलता है, उपयोगिता है, उपादेयता है, भाषा शैली है, चिंतन है और चिंतन की गहराइयाँ हैं, विषय का प्रस्तुतिकरण है, ऐसे विविध आयाम और भी कई पक्ष हो सकते हैं। उसके आधार पर उसका सारांश लिखना समीक्षा कहलाती है। समीक्षक को चाहिए कि समीक्षक कैसा हो, वह निष्पक्ष हो और द्वेष से रहित हो, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह से रहित हो। आइए हम समझते हैं कि जो जिन्हें पीपीटी बना करके ग्रंथ की समीक्षा करना है उनके लिए कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं पीपीटी के लिए आपकी। तो कि देखिए, आजकल का ज़माना जो है बड़ा तकनीकी युग है। तकनीकी युग में वो तकनीक का उपयोग किया जाता है और पीपीटी जब बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से बिंदु आप टाइटल देंगे, तो इसमें आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या ध्यान रखना है आपको, यह बात इसमें आएगी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रंथ या पुस्तक का शीर्षक स्पष्ट हो, ग्रंथकार का चित्र, इसका सामान्य परिचय, संपादक का नाम, उसका सामान्य परिचय, प्रकाशक का नाम, स्थान, प्रकाशन वर्ष और ग्रंथ का मुख्य और गौण पृष्ठ का स्पष्ट फोटो हो, ग्रंथ का ISBN नंबर, ग्रंथ का आकार, शब्द सीमा 500 से 1500 के बीच में ग्रंथ समीक्षा के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं और उस वीडियो में, उस कक्षा में हमने ग्रंथ समीक्षा के विषय में काफ़ी बृहद जानकारी दी है। और अब हम देखते हैं कि आगे के कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, ग्रंथ समीक्षा के लिए कौन कौन से बिंदुओं की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ग्रंथ समीक्षा के लिए हमें प्रस्तावना, अनुक्रमणिका, शीर्षक की सार्थकता, ग्रंथ की प्रकृति, विभाजन का प्रकार तथा ग्रंथ की विषय वस्तु
ग्रंथ की विषय वस्तु और ग्रंथ का मूल्यांकन निष्कर्ष। इतने बिंदु एक समीक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रस्तावना किस प्रकार से लिखे और अनुक्रमणिका जो ग्रंथ की है उस अनुक्रमणिका का शेष वर्णन वो अच्छे से अच्छे शब्दों में कर सके। शीर्षक की सार्थकता का वर्णन करना आपको अनिवार्य होगा। विभाजन का प्रकार, जो ग्रंथ है ग्रंथ का विभाजन किस प्रकार का है, ये सारी चीजें आपको रखना पड़ेगा। और ग्रंथ की प्रकृति, ग्रंथ की विषय वस्तु, जो विभाजन है वो विभाजन किस प्रकार का है, उस विभाजन में अध्याय क्रम से है, लंब क्रम से है, प्रकरण क्रम से है अथवा अंक में है, तो वो जिस क्रम से है वो आपको उसकी विषय वस्तु उस प्रकार से आपको लिखना है। तो ग्रंथ का मूल्यांकन भाषा शैली के आधार पर, भाव पक्ष, कला पक्ष के आधार, ग्रंथ की प्रकृति के आधार पर, ग्रंथ में वर्णित विषय वस्तु के आधार पर, ग्रंथ किस विधा का है उस विधा के आधार पर आप ग्रंथ का मूल्यांकन उनके बिंदु बना करके आप कर सकते हैं। एक समीक्षक को ग्रंथ की समीक्षा करने के पहले अपने से वरिष्ठ विद्वानों की समीक्षाओं को पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारे आदर्श विद्वान जो डॉक्टर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी जी, जो हरिसिंह विश्वविद्यालय में रहे और संस्कृत विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय दिल्ली के आप कुलपति भी रहे हैं और आपने बहुत ग्रंथों पर कार्य किया है। डॉक्टर ऋषभ चंद्र जी फौजदार, आपने पांडुलिपि पर कार्य किया, करीब 200 ग्रंथों पर आपने कार्य किया, संपादन, निष्पादन, पांडुलिपि लेखन, पांडुलिपि का आलंकन, पांडुलिपि त्रुटि सुधार, पांडुलिपि संरक्षण, इस पर काफी आपने काम किया। डॉक्टर फूलचंद प्रेमी, आपने वेद, प्रात, जैन दर्शन पर कार्य किया। डॉक्टर कमलेश जी, आपने जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन पर कार्य किया। डॉक्टर अशोक जी जैन, PHU से हैं आप प्रोफेसर, तो आपने जैन, बौद्ध, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर शैली, महाराष्ट्र। डॉक्टर जय कुमार जी जैन, मुजफ्फरनगर, तो आपने भी बहुत कार्य किया संस्कृत में। आचार्य विद्यासागर जी के ग्रंथों पर आपने कार्य किया। डॉक्टर रमेश चंद्र जी बिजनौर, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती, ये ऐसे विद्वान हैं। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मनोज, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, तो इन्होंने कई ग्रंथों की समीक्षा की। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, सिद्धांत शास्त्री जी, तो इन विद्वानों के ग्रंथ और इन्होंने जो समीक्षाएं की, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, ऐसे कई विद्वान हैं, बड़ी लंबी श्रृंखला है। उन विद्वानों के आपको एक बार ग्रंथ की समीक्षाएं पढ़ें कि किस प्रकार से ग्रंथ की समीक्षा की जाती है। आपको कोई ग्रंथ दिया जाए तो आप उस ग्रंथ की समीक्षा किस प्रकार से करें, और आपको उस विधा का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिस विधा की वो ग्रंथ है, जिस विधा का ग्रंथ है। और दर्शन का ग्रंथ अगर आपके हाथ में आता है समीक्षा करने के लिए, तो आप दर्शन का ज्ञान होना अनिवार्य है, सर दर्शन का ज्ञान आपके पास हो। व्याकरण है तो व्याकरण शास्त्र का, ज्योतिष है तो ज्योतिष का, वास्तु है तो वास्तु का, तो उनकी जो कहना चाहिए जो उनका प्रतिपाद्य विषय है, उस प्रतिपाद्य को, उसके वैशिष्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो तभी एक श्रेष्ठ समीक्षक आप बन सकते हैं। श्रेष्ठ समीक्षक बनने के लिए आपको ग्रंथों का अध्ययन करना नहीं, आपको पूर्व ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य है। और जो ग्रंथ आपके हाथ में समीक्षा के लिए है, उस समीक्षा के उस ग्रंथ को भी आपको अध्ययन करना है। जब तक आप उस ग्रंथ का समीचीन अध्ययन नहीं करेंगे, आद्यंत अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रंथ की सही समीक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रस्तावना में आपको लिखने के लिए शब्द तभी आएंगे जब आप उस ग्रंथ का समीचीन कर लेंगे, सम्यक प्रकार से उसका ईक्षण कर लेंगे, अवलोकन करेंगे।
जैसे कि एक आंख से देखना, ठीक है ना, और दोनों नेत्रों से देखना, एक पक्ष से देखना और दूसरे पक्ष से देखना, आपको दोनों पक्ष देखना है। एक समीक्षक का गुण यह है कि वो जिस दृष्टि से गुण को देखता है उसी दृष्टि से वह दोष को, और समीक्षा का तात्पर्य ही यह है कि वह उसकी समान प्रकार से गुण दोषों को सामने रखते हुए उसको लिखे, तब वह सही समीक्षा मानी जाती, ना तो वह पूर्वाग्रही हठाग्रही भी। आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं, जो कि मैंने पहले के वीडियो में भी ये बात कही थी, पहली कक्षा में भी हमने बात कही थी कि आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं कि मोहेन समर्तम ज्ञानम स्वभावम लगते रहे, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव प्राप्त नहीं होता। इससे ये अर्थ निकलता है कि समीक्षक मोह बस, पुत्र मोह, शिष्य का मोह, ये व्यामोह को छोड़ करके किसी शिष्य से प्रेम, किसी शिष्य से ईर्ष्या, मित्र शत्रु, लाभ हानि, लोभ, इन सब का परित्याग करके, इनसे ज्ञान उसका आवृत ना हुआ हो, ढका हुआ ना हो, पूर्वाग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह, ईर्ष्या आदि के सब भावों से वह अनावृत ज्ञान हो, जो कि आवृत अर्थात ढका हुआ है, अनावृत उससे दूर हो, तो ज्ञान बड़ा निर्मल हो और बड़ा ही वह सरल हो, सहज भाषा में लिखे, ये समीक्षक के गुण हैं। यह ग्रंथ की विषय वस्तु, ग्रंथ का मूल्यांकन और निष्कर्ष। आइए अब हम चलते हैं, एक पुस्तक हमारे पास में है, तो मैं आपके लिए उस ग्रंथ का टाइटल जो है, ग्रंथ का टाइटल है महामेघवाहन खारवेल और खंडगिरी तीर्थ। ये पुस्तक जो है ये उड़ीसा, कलिंग उड़ीसा के प्राचीन और आधुनिक इतिहास पर आधारित है। ये आपको लिखना है, मैं पीपीटी के लिए आपको बता रहा हूँ और ग्रंथ की समीक्षा किस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक डॉक्टर अभिषेक कुमार जैन और डॉक्टर आशीष कुमार जैन, हम दोनों के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो मैं सबसे पहले अपनी ही पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि समीक्षा हमें दूसरे ग्रंथों की ही करना चाहिए, दूसरे के ग्रंथों की ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस पुस्तक के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था बिंदु में कि आपको पुस्तक का कवर पेज, मुख्य पृष्ठ और जो आवरण है, मुख्य आवरण और पीछे का आवरण है, ये दोनों आवरण आप ध्यान से रखना। क्यों? क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे लिए महामेघवाहन खारवेल, आप शीर्षक देख रहे हैं सामने, महामेघवाहन खारवेल और खंडगिरी तीर्थ, क्योंकि इस बुक का रिव्यू एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में जो हमारा IQAC डिपार्टमेंट है उसमें ये बुक रिव्यू प्रस्तुत किया जा चुका है। इसीलिए मैं आपको ये बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में, ग्रंथ के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम बुक रिव्यू तैयार कर सकते हैं। मैंने बुक रिव्यू तैयार किया था, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये बात शेयर कर दी जाए और जानकारी आप तक पहुँचे। जो भी लेखक हैं वो भी अपना बुक रिव्यू अगर तैयार कराना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी ही पुस्तक के बारे में आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ और उसका समीक्षण रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये सबसे पहले आपके पास कवर पेज होना चाहिए पुस्तक का, जिसमें आपका मुख्य पृष्ठ हो और पीछे का पृष्ठ हो, जिस पर परिचय दिया गया है पूरा। अब लेखक के चित्र आपके पास में होना चाहिए। अगर संपादक के चित्र है तो संपादक का चित्र भी आप इसमें लगा सकते हो, और लेखक क्या बायोडेटा, परिचय, क्योंकि मेरी ही पुस्तक है इसलिए मैंने इसमें परिचय और लगाना उतना उचित नहीं समझा। तो सामान्य रूप से हमें लेखक का परिचय, उसकी साहित्यिक यात्रा की शोध यात्रा के बारे में आपको इसमें सामान्य सा परिचय देना होता है, और कि
रुचि किस विषय में है। तो इस प्रकार से ये डॉक्टर आशीष जी हैं, डॉक्टर अभिषेक जी हैं, ठीक है ना। ये पुस्तक के लेखक हैं। अब हम देखते हैं, अब हमारे लिए जो अंतः पृष्ठ है पुस्तक का, अंतः पृष्ठ, वो पृष्ठ आपको सामने दिखाना पड़ेगा स्लाइड की। संस्कृत प्राकृत आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पर, जिन विद्यार्थियों को सभी को दिख रहा है ना। हाँ, आप लोग बताएं, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक है, मैसेज करके बताइए। देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या ग्रंथमाला की ये दूसरी दूसरी पुस्तक है, जिसका टाइटल है महामेघवान खारवेल और खंडगिरी तीर्थ। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। लेखक इसके हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार जैन शिक्षाचार्य, डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय धनबाद। इसके संपादक जो हैं डॉक्टर आनंद कुमार जैन, राष्ट्रपति सम्मानित, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैन बौद्ध दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। प्रकाशक है संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र इस ग्रंथ का। तो ये जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी। साथ में हम देख, अब बात आती है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका अनुक्रमणिका में अनुक्रमणिका में क्या करते, जैसे कि कलिंग का परिचय, कलिंग जैन, आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनके टाइटल। मैं पूरी अनुक्रमणिका का वाचन नहीं करूँगा। इसमें कलिंग का परिचय, कलिंग जैन है, कलिंग जैन ऋषभ तथा उनकी कल्याणक है, अयोध्या की विशेषताएं हैं, विवाह एवं राज्यकाल है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ये विषयानुक्रमणिका जितने पेज की है वो पेज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि ये 2 पेज की विषयानुक्रमणिका है, इसमें आप देखिएगा 20, इसमें 20 टोटल 20 अध्याय बनाए गए हैं। 151 पृष्ठ यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन टोटल उसमें 160 पेज है। ठीक, 151 से ही अंतिम बिंदु स्टार्ट है। अब हम देखें शीर्षक चयन, ये इस पर आपको लिखना अनिवार्य है। शीर्षक चयन, कोई भी ग्रंथ है, लेखक जब लिखता है तो उस शीर्षक का चयन भी करता है। तो शीर्षक का चयन का कारण क्या रहा है, तो उस कारण के बारे में लिखा जाएगा कि आखिर ये शीर्षक चयन क्यों किया। तो इस विषय में भी जैसे कि इसमें इसका शीर्षक जो है महामेघवान खारवेल और खंडगिरी तीर्थ है। ठीक है, ये जो शीर्षक है यह लेखक ने प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियों वाले हाथी गुम्फा लेख और खंडगिरी तीर्थ की प्राचीनता तथा आधुनिकता के वर्णन के आधार पर चयन किया है। क्योंकि पूरी पुस्तक में खंडगिरी, ये सम्राट खारवेल का शिलालेख इसमें मुख्य है, और सम्राट खारवेल की शिलालेख को इसमें मुख्यता दी गई है। तो उसकी प्राचीनता और वर्तमान इतिहास दोनों को इसमें दर्शाया गया है, लेखक के द्वारा बताया गया है। तो चूंकि आप यहाँ आलेख भी देख पा रहे होंगे, शिलालेख अभिलेख जो है, नमो अरहंताणम, नमो संसिधानम, एरेन महाराजेन महामेघवाहिनीन, चेति राजवस वदनेन, पसत शुभ लक्षणेन, चतुरंत लुंठित गुणो ही पतेन, गुणो ही पतेन, कलिंगाधिपतिना श्री खारवेलेन। ये इसमें लिखा है, अरिहंतों नमस्कार हो, सिद्धों नमस्कार हो, ऐसे महाराज महामेघवाहन चेती राजवंश के और उसके वंश को वर्धन करने वाले हैं, शुभ लक्षण वाले हैं और अनेक गुणों से
विशेषण युक्त हैं, ऐसे कलिंग के अधिपति श्री खारवेल। तो ये महामेघवाहन शब्द जो लिया गया है इसी से लिया गया, और चूंकि खंडगिरी तीर्थ के विषय में ये बात कही गई है ग्रंथ में, तो यहाँ पर अब हम देख लें, जान लें, आपके मन में विचार आ रहा होगा ये महामेघवाहन कौन है। तो सम्राट खारवेल चेदी वंश के तीसरे राजा थे, जो उदयगिरी में हाथी गुम्फा लेख से प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, उदयगिरी के। और इस वंश के प्रथम राजा महामेघवाहन, द्वितीय राजा का प्रमाण और नाम वगैरह नहीं है, किंतु खारवेल के पिता चेतराज ही द्वितीय राजा थे। तो क्योंकि प्रथम राजा जो है वह महामेघवाहन है, और द्वितीय राजा चूंकि चेतराज जी के खारवेल जी के पिता का नाम चेतराज है, निश्चित है यही द्वितीय राजा होंगे। और तृतीय रूप में यह माना जा सकता है कि सम्राट खारवेल द्वितीय राजा थे, जो अत्यंत पराक्रमी थे, धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। और महामेघवाहन, क्योंकि ये जो पराक्रमी धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ का वर्णन इसी 17 पंक्तियों वाला आलेख है ब्राह्मी लिपि का और सौरसैनी प्राकृत का, उसमें ही ये बात वर्णित की गई है। जो शिलालेख है वह शिलालेख इसमें शिलालेख में ये सारी बातें दी है, और शिलालेख के ही आधार पर मैं जो आप महामेघवाहन खारवेल के बारे में बता रहा हूँ ये वो शिलालेख के आधार पर ही है। महामेघवाहन राजर्षि, इन्हें राजर्षि भी कहा गया है। खारवेल का जन्म लगभग 190 ईसा पूर्व में हुआ, और 15 वर्ष की आयु में अर्थात ईसा पूर्व 175 उन्हें युवराज पद दिया गया, और 24 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 166 में उनका राज्याभिषेक हुआ। सम्राट खारवेल ने 13 वर्ष पर्यंत राज्य किया, और जो कि जिनके शासनकाल का बृहद वर्णन 17 पंक्तियों वाले उदयगिरी पर्वत के हाथी गुम्फा अभिलेख की छत पर उत्कीर्णित शिलालेख में किया गया है। कलिंग की मूर्ति को पुनः स्थापित कराने का गुण आपको प्राप्त है, इसलिए आपकी और अधिक प्रसिद्धि। अब हम बात करें, दो शब्द थे, क्योंकि शीर्षक से संबंधित बात चल रही है, इस कारण से हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। खंडगिरी और उदयगिरी, देखिए चूंकि ये एक ही पर्वत था पहले प्राचीन काल, आज वर्तमान की स्थितियां क्योंकि समय के साथ साथ भूगोल भी बदला करती है, और वो भूगोल का बदलने का प्रभाव भी दिखा। 18वीं शताब्दी में भुवनेश्वर से खंडगिरी उदयगिरी होते हुए कोटिशिला कुमारी पर्वत से होते हुए तक्षशिला नेपाल के लिए एक मार्ग का निर्माण किया, रोड का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में किया, और उस पहाड़ को काट दिया गया। तो पहाड़ दो भागों में विभाजित हुआ। उदयगिरी जो था वो पूरब दिशा में हिस्से में चला गया, और खंडगिरी जो खंड हुआ उससे पूरबी हिस्सा से खंड खंड हुआ, तो उसका नाम खंडगिरी रख दिया गया था। उदयगिरी इसलिए रखा क्योंकि प्राची दिशा में सूर्योदय होता था, और वहां से इस नई पहाड़ी का उदय हुआ, तो इसका नाम उदयगिरी और इसका नाम पश्चिम हिस्से को रख दिया खंडगिरी। क्योंकि ये एक ही कोटिशिला थी, इसको कोटिशिला भी कहा जाता है, कुमारी पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ जैन तीर्थंकरों के समोसरण आए, आहारचर्याएं संपन्न हुई, और जैन श्रमणों की संगीति भी यहाँ पर संपन्न हुई। तो यहाँ पर सम्राट खारवेल ने गुफाओं का निर्माण कराया। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व में अपना अनूठा स्थान रखने वाली खंडगिरी उदयगिरी नामक युगल पहाड़ियां, जहाँ इस युग के आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव कलिंग जिनके रूप में प्रतिष्ठापित है। कलिंग जिन यहाँ पर मूर्ति विराजित है, जो मैंने पहले आपसे चर्चा की। जो व्यापक रूप से जैन धर्म को समर्पित रॉक कट वास्तु शिल्प की गुफाएं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही महामेघवाहन चेदी वंशीय राजा कलिंग नरेश खारवेल के प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियों वाले हाथी गुम्फा के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्णित अभिलेख के लिए विश्व प्रसिद्ध भी है। और इस साइट में मेसोलिथिक काल में से संबंधित प्रागैतिहासिक अवशेष, माइक्रोलिथ और प्रागैतिहासिक रॉक कला
के अवशेष द्वारा रॉक उत्कीर्णन एवं एंटीलर मानव रूपों में पैरों के निशान, सर्पिन आदि प्रमाण बिखरे पड़े। और एलक्सरी 105 भूषण सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए सतत प्रयास किए हैं, जो कि सन 2003 से लेकर के अभी वर्तमान 2003 से लेकर के अभी वर्तमान के उन्होंने अपने जीवन की 19-20 साल की साधना उन्होंने खंडगिरी के विकास के लिए समर्पित की। और आपको कुछ ही दिन पहले 2023 में नवंबर माह में आपको अभिनव खारवेल भिक्खू की उपाधि मिली, और उसके पहले आपको खंडगिरी उद्धारक के नाम से भी जाना जाता रहा है। अब हम बात करें, ये खंडगिरी की बात करें ग्रंथ का विभाजन, जो हमने आपको मुख्य बिंदु बताया था कि ग्रंथ का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। और ग्रंथ के विभाजन में महामेघवाहन खारवेल और खंडगिरी तीर्थ नामक पुस्तक की विषय वस्तु उड़ीसा के जैन इतिहास एवं संस्कृति और पुरातत्व पर आधारित है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ग्रंथ का विभाजन आपको समझना है, मतलब ये इससे तय हो गया कि इतिहास की पुस्तक है, जैन इतिहास की पुस्तक है, उड़ीसा के इतिहास की पुस्तक है, पुरातत्व पर आधारित ग्रंथ है। पुस्तक को 20 शीर्षकों तथा 28 उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है। आपने विषय अनुक्रमणिका देखी थी, और उस विषय अनुक्रमणिका में आप देखेंगे, मैं आपको स्लाइड दिखा दूं। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मुख्य जिसपे नंबर लिखा है ये मुख्य शीर्षक है, जिसपे नंबर नहीं लिखे हैं वो उप शीर्षक है। तो ये आप परिशिष्ट तक देखिए 20 शीर्षक हैं, और सब मिलाकर के 28 इनके उप शीर्षक हो जाएंगे, 28। ठीक है, क्लियर? आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में को 20 शीर्षकों और 28 उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है, और 160 पृष्ठ है। पुस्तक का आकार 9 इंच बाई 6 इंच है, और जो अस्तित्व प्रकाशन बिलासपुर से ISBN नंबर सहित, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ये पुस्तक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और अस्तित्व प्रकाशन की वेबसाइट पर अपलोड है। जिन्हें पुस्तक चाहिए हो, पुस्तक वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसका प्रथम संस्करण 11 फरवरी 2023 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 2023 में ये ग्रंथ प्रकाशित हो गया है। ठीक है, और जिसमें उदयगिरी और खंडगिरी जैन तीर्थ के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास को सर्वेक्षण तथा साहित्यिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर लेखक द्वय ने कुल 48 ग्रंथों के अध्ययन उपरांत 125 संदर्भों को संदर्भित करके पुस्तक को प्रामाणिक बनाया है। ये देखिए, समीक्षा में आपको भी लिखना होता है, ये जो बात यहाँ की गई है कि इस ग्रंथ में कुल के लेखन में कितने ग्रंथों की सहायता ली गई। तो इससे प्रमाणिक होता है, पुस्तक में वजन आ जाया करता है और प्रामाणिक हो जाया करता है। ये पुस्तक प्रामाणिक है और उनके साक्ष्य भी प्रामाणिक है, आप वो एविडेंस आप देख सकते हैं। तो 48 ग्रंथों का अध्ययन और उनमें से 125 संदर्भों को निकालना, ये श्रमसाध्य कार्य लेखक द्वय ने किया। अब हम देखते हैं, जो मुख्य शीर्षक की हमने आपको बात कही थी, तो उन मुख्य शीर्षकों में पुस्तक में और ग्रंथ में जो 20 शीर्षक लिए गए, तो उनमें से हम देखते हैं कलिंग और कलिंग जिन का परिचय, कलिंग जिन कौन है, कलिंग जिन ऋषभदेव का भारत, वैदिक परंपरा में ऋषभदेव, कलिंग सम्राट खारवेल, तीर्थंकर वंश परंपरा, चेदी वंश और खारवेल, भरत का भारत, कोटिशिला, कुमारी पर्वत, खंडगिरी और उदयगिरी की प्राचीनता, कलिंग में तीर्थंकरों की धर्म सभाएं, समवसरण, अरिहंत का स्वरूप क्या होता है, यह बात भी यहाँ पर बतलाई गई है। और कलिंग की उदयगिरी, खंडगिरी
की गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं, जो रॉक कट गुफाएं हमने आपको अभी बतलाया था, वो गुफाएं हैं। तथा कलिंग में, कलिंग की जैन धरोहर कहाँ कहाँ जैन पुरातत्व बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है, और वहाँ आपको जाना चाहिए। जो इतिहास में थे वहाँ जाएं, देखें, खोजें, बहुत कुछ वहाँ मिल जाएगा। और ब्राह्मी लिपि का इतिहास, खारवेल का सौरशैली प्राकृत ब्राह्मी लिपि का 17 पंक्ति वाला शिलालेख, खारवेल का विजय पद, खारवेल के बाद कलिंग में जैन धर्म, खंडगिरी तीर्थ का परिचय, खंडगिरी और एलक श्री गौसल सागर जी, खंडगिरी तथा 43 जिन बिंबों का संरक्षण कार्य एवं आधुनिक इतिवृत्त, जो वर्तमान का इतिहास है उसको भी संजोया है लेखक ने, तथा खंडगिरी में श्रमणों का आगमन, जो कि 1956 से लेकर के 2023 तक के, फरवरी 2023 के पहले तक के हैं, जितने साधुओं ने वहाँ आकर के भ्रमण किया, अपना समय दिया, साधना की, वो सब वर्णन वहाँ पर इसमें पुस्तक में, ग्रंथ में किया गया है। क्योंकि जैन साधुओं में सन 1983 में आचार्य विद्यासागर जी महामुमताज भी अपने संघ सहित वहाँ पधारे थे। जब उनका संघ बहुत छोटा हुआ करता था तो उन्होंने वहाँ दीर्घ सामयिक भी वहाँ उन शिलाओं पर में जाकर के की, ऐसे 7 दिवसों, ऐसा कुछ 7 दिवसों का उल्लेख लेखक ने किया है ग्रंथ में कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी का संघ 7 दिन वहाँ ठहरा, और आवास प्रवास सब कुछ उनका वहाँ रहा। इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो खंडगिरी उदयगिरी तीर्थ में, तो ये इन सब बिंदुओं का शोधात्मक परिवेश और शोधात्मक दृष्टि से इस पर प्रकाश डालने का कार्य लेखक द्वय ने किया। ये मुख्य शीर्षक है या यूं कहें प्रतिपाद्य है, तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु है। अब हम एक एक बिंदु को कंसल्ट करते चले और एक एक बिंदु के अंतर्गत जो जो बातें उसमें लिखी हैं, बताई गई हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा आपसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहला बिंदु जो है वो है कलिंग। ये कलिंग चूंकि भगवान आदिनाथ के 102 संतानें थी, उसमें 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, जिनमें से जैसे कि हम देखते हैं कि उन्होंने भारत भूमि पर जो राज दिया भरत को, तो भारत भूमि कहलाया। और भारत भूमि के अंतर्गत जो उपराज्य थे, तो जो चूंकि इन्होंने जनपदों की स्थापना की थी, तो यह राज्य का विभाजन उन्होंने किया अपने पुत्रों के लिए। 100 पुत्रों को अलग अलग राज्य दे दिए और पूतनपुर दिया गया बाहुबली के लिए, और कलिंग का शासन दिया गया। उनके 26वें पुत्र कलिंग थे। ये बात आप जैन पुराणों से भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो जैन इतिहास है उस जैन इतिहास से भी आप निकाल सकते हैं पुस्तक से। तो कलिंग के नाम से जाने जाने वाला कलिंग राज्य पूर्वी समुद्री तट पर तामुलक से गंजम पर्यंत फैला हुआ था, जिसकी उत्तरी सीमा गंगा नदी को स्पर्श करती है, जो पूर्व में भारतीय महासागर, पश्चिम में मध्य भारत, मध्य प्रांत की अमरकंटक पर्वतमाला, दक्षिण में मध्य गंजम और उत्तर में गंगा नदी तक विस्तृत फैला हुआ था। दक्षिण कौशल और या महाकौशल देश भी बहुधा कलिंग के अंतर्गत आता था, और कलिंग वर्तमान उड़ीसा को उत्तरी कलिंग देश भी कहा गया है, क्योंकि उसमें उत्कल, कंकुम और कौशल, दक्षिण गज्जम, ये 3 देश सम्मिलित थे। दक्षिण उड़ीसा को कलिंग एवं उत्तरी उड़ीसा को उत्कलिंग अथवा उत्कलिंग कहा गया। और उड़ीसा के पर्यटन स्थलों का इसमें वर्णन है कि उड़ीसा में कलिंग में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, वहाँ की कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, और भुवनेश्वर के 7000 मंदिरों का, उनमें से वर्तमान में 600 मंदिर हैं, उनमें से कुछ मंदिरों का वर्णन इसमें, मुख्य मुख्य मंदिरों का वर्णन दिया है। द्वितीय बिंदु जो है कलिंग जैन, ये बहुत आपको इस ग्रंथ की अध्ययन करने के पूर्व ये बात जान लेना चाहिए कि जो कलिंग जिन थे कौन थे।
और ये सारी पुस्तक कलिंग जिनके चारों तरफ घूमती है। कलिंग, और चूंकि 17 पंक्तियों वाले अभिलेख में भी का उल्लेख मिलता है। तो 24 तीर्थंकर प्रतिमाओं के, ये जो प्रतिमा है ये भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा है और बहुत प्राचीन काल की प्रतिमा है कि जब सम्राट खारवेल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, आप देख पा रहे हैं कि उनका जन्म हुआ, तो उसके पहले की मूर्ति है, इसका इतिहास है। और जिन्होंने युद्ध लड़े इस प्रतिमा के लिए, ये अस्मिता का प्रश्न चिन्ह, अस्मिता का प्रश्न था उस समय। ये 24 तीर्थंकर, तीर्थंकरों में से भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि कलिंग में शासन उनके ही पुत्र कलिंग का था, तो इसलिए आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। जगह जगह है उड़ीसा में कलिंग की प्रतिमाएं मिलती हैं। 24 तीर्थंकर प्रतिमाओं, ये प्रतिमाओं के परिकर सहित है। आप देख रहे हैं इसमें जो तीन तीन छोटी छोटी सी प्रतिमाएं दिख रही हैं, ये कुल मिला के 24 परिकर प्रतिमाएं हैं। और ये कलिंग की प्रतिमा 15 इंच चौड़ी है, 27 इंच ऊंची है, 27 इंच ऊंची और चौड़ी, ठीक है, इतनी। और 3 इंच के छत्र सहित एक खड्गासन है, 15 इंच है, ऊंचे कमल पर खड्गासन कायुसर्ग मुद्रा में 3 इंच के छत्र सहित कुल 31 इंच की प्रतिमा है। ये 15 इंच चौड़ी है, 27 इंच ऊंची है, 15 इंच का कमलासन है, कुल मिलाकर के ये टोटल 31 इंच की प्रतिमा बन जाती है, जिसमें चवर है, पुष्पवृष्टि है, देवदुन्दुभी आदि प्रातिहार परिकर, उन्नत स्कंद वाले वृषभ चिन्ह व यक्ष यक्षिणी से सहित विराजमान है। और इस प्रकार यह शिलाखंड कुल नीचे से ऊपर तक 43 इंच ऊंचा हो जाता है। तो 43 इंच का पूरा परिकर इसमें बन जाता है, ये उल्लेख इसमें किया और बड़े विशाल तरीके से लेखक ने उसमें लिखा है। अब कलिंग का थोड़ा सा इतिहास भी हम जान लें, क्योंकि वो जानना अनिवार्य है। कलिंग जो थे, ये कलिंग और मगध देश आपस में परंपरागत शत्रु थे। और नंदवंशी राजा ब्रात्यनंदी अवंती वर्धन शेषुनाग का उत्तराधिकारी प्रतापी एवं सर्व महान नरेश नंदीवर्धन काकवर्ण कालाशु ने लगभग 449 से 407 ईसा पूर्व चौथी शताब्दी महावीर निर्माण संवत 103 में कलिंग देश पर विजय प्राप्त की। और कलिंग प्रांत के इष्ट देव, क्योंकि कलिंग प्रांत के इष्ट देव थे, जैसे गोमटेश में गोमट में गोमटेश, शत्रुंजय में शत्रुंजय, ये अलग अलग उनके नाम से जाने गए, ठीक है ना। तो इष्टदेव वहाँ के कलिंग थे, जैसे कुंडलपुर में कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ, इन नामों से अलग अलग जाने जाते हैं। महावीर जी में महावीर वहाँ के इष्ट देव हैं। तो इसी प्रकार से कलिंग प्रांत के इष्ट देव कलिंग जिन्हें अग्रजिन अर्थात आदिनाथ के जिन का अपहरण मगध देश, वो अपहरण करके मगध देश ले गए तथा उसे अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में प्रतिष्ठापित किया। आप सोच रहे हैं वीर निर्माण संवत 103 के समय की बात है, तो उस समय ले गया, तो उसके पहले की ये मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है, जिसे पुनः लाने के लिए सम्राट खारवेल ने 2 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 32 वर्ष की आयु में तथा दूसरा आक्रमण 36 वर्ष की आयु में, और 1 लाख सैन्य बल लेकर के उत्तरापथ के राजाओं को संत्राशित किया। उन्होंने हाथियों को गंगा में जलपान कराते समय मगधवासियों के मन में भय संचारित किया था। और तत्कालीन राजा मगध नरेश बृहस्पति मित्र ने हार मानकर पदवंदना की थी, और वे कलिंग जिनके सहित अंग और मगध राज्य से अनेक संपदा लेकर आए और गजरथ की फेरी कर कलिंग में उत्सव किया। अब इस गजरथ फेरी में आप देखिएगा, इसमें आपको शिलालेख अभिलेख दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वो आप इसको पढ़ें देखें। इसमें लिखा है, 12वीं पंक्ति है, राजा नाम बृहस्पति मितम च पादे बंदापयति, पाद वंदना की बृहस्पति मित्र, नंदराजनीतम च कालिंग जिनम सन्निवेशम
कलिंग जिनके सन्निवेश को अर्थात प्रतिमा को मूर्ति को गहर रत्नान बहुत सारे रत्नों को लेकर के पाड़ी हेरी इसमें आ रहा है कि पड़िहारे ही अंगमागध वसुंचन ने आती। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं बहुत सारे अंगों को लेकर रत्नों को लेकर के आए और अंग और मगध राज्य से अंगमागधम अंग और मगध राज्य से अनेक समुदाय गजरत फेरी भी इन्होंने की। नौवीं पंक्ति में इनका नौवीं पंक्ति में उल्लेख मिलता है गजरत फेरी का। तब से उड़ीसा में रथ परिक्रमा का उल्लेख जब से लेकर अभी तक आप देखते हैं जगन्नाथपुरी में तब से लेकर अब तक रथ परिक्रमा उड़ीसा में चूंकि प्रचलन था कलिंग जिनके इससे इसलिए वो परंपरा समस्त जगह स्वीकार की गई और गजरत परिक्रमा का उल्लेख वहां मिला कि गजरत फेरी वह हाथी पर बैठा करके उसने कल्पद्रुम पूजा की कल्प वृक्ष पूजन की अर्थात एक चक्रवर्ती ही जैन शास्त्रों के अनुसार एक चक्रवर्ती ही कल्पद्रुम पूजन करता है कल्प वृक्षों की पूजन करता है ऐसा उल्लेख जैन शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो रथ परिक्रमा की परंपरा तब से लेकर आज तक बनी हुई है उड़ीसा में। आप जगन्नाथपुरी के उस रथ परिक्रमा को भी आप देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष वहां रथ परिक्रमा होती है और हर संक्रांति पर वहां बहुत बड़ा उत्सव किया जाता है। अब हम देखें ये मैंने इतिहास आपको कलिंग जिनकी प्रतिमा की प्राचीनता के बारे में और इससे भी अधिक वर्णन पुस्तक में दिया गया है और काफी तथ्य। कलिंग जो ऋषभदेव है इस पर विमर्श किया गया है। ऋषभ ये हम आपको टाइटल वाइज बता रहे हैं जो शीर्षक है इसमें ऋग्वेद ऋषभदेव के प्रागवैदिक पौराणिक ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्यों का शोधात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसमें ऋषभदेव के गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याण कृपा उनकी जन्मभूमि अयोध्या की विशेषताओं विवाह एवं राज्यकाल गृहस्थ धर्म उपादेयता सटकर्म शिक्षा कला कौशल का वर्णन किया गया है। ऋषभदेव का भारत कैसा महाजनपदों का विभाजन और वैदिक परंपरा में ऋषभदेव इन बिंदुओं पर परिचर्चा की गई। अगला बिंदु आता है कलिंग सम्राट खारवेल। तो कलिंग सम्राट खारवेल में के अंतर्गत तीर्थंकर इनके सम्राट खारवेल और कलिंग प्रांत से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तीर्थंकर वंश परंपरा राज्य संचालन चक्रवर्ती नारायण बलभद्र चक्रवर्ती के 14 रत्न सम्राट खारवेल चक्रवर्ती के गुण धर्म और भरत का भारत और चेरी वंश और खारवेल ये बात यहाँ पर इस पर डिस्कस किया गया है। अब हम बात करते हैं कोटिशिला। तो इसको खंडगिरी को कोटिशिला भी कहा गया है और खंडगिरी पर्वत से तत्कालीन राजा दशरथ के 500 पुत्र व 1 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए सो इसका नाम कोटिशिला भी पड़ गया। 500 चरण चिन्ह आज भी विराजित है। ये प्राकृत की आचार्य कुंद निर्माण भक्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये हिंदी का उसी की हिंदी है पद्यानुवाद है। जसरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लहे कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण बंधन करो जोड़ जोपान। जैन परंपरा में जब किसी तीर्थंकर का कल्याण मोक्ष कल्याणक मनाते हैं तभी निर्वाण कांड पढ़ा जाता है। निर्वाण भक्ति का पारायण किया जाता है। जैन साधु तो प्रतिदिन निर्वाण की भावना भाते हैं स्वयं के सो निर्वाण भक्ति प्रतिदिन ही करते हैं। इसे कुमारी पर्वत भी कहा जाता है। जो भगवान महावीर स्वामी थे उनके चूंकि बिहार प्रांत में उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और कलिंग प्रांत के राज सिंहासन पर उस समय यदुवंश के राजा जित शत्रु आसीन थे। ये 598 ईसा पूर्व की बात है। क्योंकि महावीर स्वामी की बुआ यशोदया का विवाह हुआ था जिनसे और वे महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर गए थे। तो महावीर अवस्था को प्राप्त थे तो वे अपनी पुत्री यशोदा का विवाह उनसे करवाना चाहते थे लेकिन महावीर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया वैराग्य धारण कर लिया और 42 वर्ष की उम्र में जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई 556 ईसा पूर्व के पश्चात तब केवल ज्ञानी महावीर का विश्व कल्याण की भावना से समर्षण खंडगिरी उदयगिरी पर्वत पर आया था। तब महावीर स्वामी के समर्षण में महाराजा अजितशत्रु ने जैनेश्वरी दीक्षा ली
तथा उनकी पुत्री यशोदा, जिसने महावीर से विवाह न होने के कारण ब्रह्मचर्य की साधना कुमारी अवस्था से ही की थी, उसने यशोदा ने आर्य का दीक्षा धारण कर अपना कल्याण किया। सो इस पर्वत का नाम कुमारी पर्वत पड़ गया, जो वर्तमान में आज भी है। तो तेर समय चा बसे सुपवत विजय चक्र कुमारी पवते अर्हते, ये पंक्तियां शिलालेख पर हमें मिलती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुमारी पर्वत की बात हो गई, खंडगिरी की प्राचीनता। खंडगिरी पर अभी भी ड्रॉपकट गुफाओं में नौमुनि गुफा, 12 गुफा, महावीर गुफा में उत्कीर्ण 24 तीर्थंकरों की पद्मासन एवं खड़गासन प्रतिमाएं, ललाटेन्दु गुफा के श्री आदिनाथ तथा पार्श्वनाथ तीर्थंकर की 8 प्रतिमाएं, कलिंग जिन मंदिर, अनंतनाथ गुफा की खड़गासन जिन प्रतिमाएं तथा पर्वत पर तीर्थंकरों की धर्म सभाओं का लगना आदि अन्य जैन अवशेष खंडगिरी कुमारी पर्वत की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। और प्राचीनता की सिद्धि के लिए देखें, ये श्लोक लिखा गया है और उसको निबद्ध भी किया गया है और निबद्धता की गई। इसमें लिखा है आदि श्रेयांसो श्री पार्श्वीर वाणी विहारम अर्हान विहारो कौमार कूटम कोटि शिलाभ्यास खंडगिरीना कलिंग प्रसिद्ध। ये बात यहाँ पर कही है और इसमें बतलाया गया कि तीर्थंकर आदिनाथ, श्रेयांसनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की दिव्य देशना और विहार श्री अरहनाथ भगवान की आहार भूमि, जिसे कुमारी पर्वत एवं कोटिशिला के नाम से जाना जाता है, वह खंडगिरी नाम से कलिंग देश में प्रसिद्ध है। यहाँ कलिंग स्थित भद्दलपुर, भद्राचलम या भद्रपुरम में 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म, तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म सिंहपुर में होना, इसकी राजधानी कलिंग थी। उत्तर पुराण में आप देख सकते हैं। 18वें तीर्थंकर अरहनाथ भगवान का आहार कलिंग की राजधानी रामपुर, अपर नाम चक्रपुर के राजा अपराजित के यहाँ होना, नारायण श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई अर्शनेमी जी का विहार कलिंग के समीप क्षेत्रों में होना, ये खंडगिरी की प्राचीनता और कलिंग की प्राचीनता को और जैन संस्कृति को प्रमाणित कर रहे हैं। इसमें अरिहंत स्वरूप की बात कही गई है, आप का स्वरूप, समो धर्म सभा समोचन अतिशय केवल ज्ञान के 10 अतिशय अष्ट महाप्राति आनंद तुष्ट कलिंग में तीर्थंकरों की धर्मसभा। खंडगिरी की गुफाएं जो हैं, ये चूंकि खंडगिरी पर्वत 123 फुट ऊंचा है और खंडगिरी पर्वत पर स्थानीय निवासियों के द्वारा 15 गुफाएं स्थित है। स्क्रीन पर आप उन गुफाओं के नाम आपको दिख रहे होंगे। ततुबा गुफा है, अनंत गुफा है, तेंतली, खंडगिरी गुफा, ध्यान गुफा, नौमुनि गुफा, 12 त्रिशूल गुफा, अंबिका गुफा, ललाटेन्दु गुफा, राधा कुंड के पास की गुफा, एकादशी, गुप्त गंगा, सन्निकट गुफा। इन गुफाओं में उत्कीर्णित लघु आलेखों ने जैन संस्कृति को उन्नत किया है। खंडगिरी पर्वत पर कलिंग जिनके जलाभिषेक एवं आम जनता के उपयोग के लिए राधा कुंड, आकाश गंगा कुंड, श्याम कुंड और गुप्त गंगा नामक कुंड अवस्थित है। गुफाओं का इसमें संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक में दिया गया है। अब उदयगिरी की गुफाएं चूंकि 18 हैं, जिनके नाम ततोबा है, ततोबा गुफा है, अनंत गुफा, तेतली, खंडगिरी गुफा, ध्यान गुफा और अंबिका, 12 गुफा, महावीर गुफा, और इसके साथ साथ में हम महाती गुफा आदि जो गुफाएं हैं और उन गुफाओं का गणेश गुफा है, रानी गुफा है, क्योंकि ये नाम में ये स्लाइड हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो इसमें जो गुफाएं हैं उदयगिरी की, तो उन गुफाओं में हम अगर देखते हैं तो रानी गुफा है, मंचपुरी गुफा है, तो ये गुफाएं उसमें स्थित है। ठीक है ना। ये चूंकि ये मिस्टेक हो गई स्लाइड, इसमें रानी गुफा, गणेश गुफा, हाथी गुफा और ये मुख्य गुफाएं। ठीक है, इसमें 18 गुफाएं हैं। कलिंग की जैन धरोहर चारों तरफ बिखरी पड़ी है, जैसे कि खुर्दा, पुरी, कटक, केवंझर, मयूरभंज जिले में ये बिखरी पड़ी हुई हैं। ब्राह्मी लिपि का सामान्य परिचय इसमें दिया गया है, जो कि ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 कन्या ऋषभदेव जी की थी। उनमें से ब्राह्मी नामक पुत्री को अक्षर विद्या, लिपि का ज्ञान दिया उन्होंने, और सुंदरी नामक पुत्री को अंक विद्या का अभ्यास कराया था।
तब से लेकर वो लिपि का ज्ञान ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना गया। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्राह्मी तो भारतीय भाषा गीर्वाणी सरस्वती व्याहारोत्तरी लिपिम च भाषितम वचनम पंच। ये हाथी गुम्फा लेख जो है, इसमें ये शिलालेख खारवेल की हाथी गुम्फा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया। प्राकृत भाषा शैली में है। ब्राह्मी लिपि में लगभग 5 बाई 15 फीट की अखंड पहाड़ी शिला पर लिखा गया है। और यह इसमें केवल 17 पंक्तियां, 1425 पूर्ण अक्षर और 115 अर्धाक्षर हैं। पूर्ण करें तो 57 अक्षर होंगे। कुल मिलाकर के 1482 अक्षर हैं। और इसमें खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष की तथा अर्थात जन्म से लेकर 37 वर्ष के कार्यों का विवरण प्रशस्ति के रूप में लिखवाया है। इसके लेखक अज्ञात हैं, परंतु अभिलेख और लेखन से यह ज्ञात अवश्य हो जाता है कि लेखक जो भी हो, उसने खारवेल की शैशवकालीन क्रीड़ाओं से लेकर उसके सम्राट बनने तक के दौर को अपने नेत्रों से देखा होगा। इस अभिलेख की 10वीं पंक्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग मिलता है और उसी आधार पर हमारे भारतीय संविधान में भारतवर्ष शब्द जो लिखा है भारतवर्ष पठानम, ये इसमें इसी आधार पर दिया गया। गौरव की बात है कि ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेखों में प्रथम शिलालेख ऐसा जिसमें भारतवर्ष लिखा प्राप्त। ये हाथी गुम्फा है, ये आप देख रहे हैं। इसको अभी बनवा दिया गया है व्यवस्थित सुरक्षित करने की दृष्टि से। ये जो खंबे दिख रहे हैं, इस खंबे से लेकर जो यहाँ तक जो स्थान है, ये गुफा का ये प्रस्तर खंड है, जिस खंड पर 17 पंक्तियों का शिलालेख लिखा गया है। ये शिलालेख की भाषा है। क्योंकि 17 पंक्तियों की मैं इतनी स्लाइड नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये 2-3 स्लाइड में ये दी है। इसके बाद में अगली स्लाइड है ये, जिसमें तीसरी पंक्ति, और फिर ये है 17वीं पंक्ति, जिसमें लिखा है कि गुण विशेष कुशलो सब पासन को सब देवायतन संकार कारको पति हत चक्री वाही निवलो चक्र धरो गुप्त चको पवद चको राजसी वसकुल निशितो महाविजयो राजा खारवेल श्री। यहाँ ये बात कही, संस्कृत छाया भी हमने दी। ये एलक गौसल सागर जिन्हें खंडगिरी उद्धारक कहा जाता है, जो विगत 2003 से 2023 अभी वर्तमान तक इन्होंने अपनी साधना तपस्या स्थल इसको बनाया, इसलिए इन्हें खंडगिरी उद्धारक कहा जाता है। और अभिनव भिक्खु खारवेल भी कहा जाता है, उपाधि प्राप्त है। ये इन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। और उसमें से देखिए, ये कलिंग का मंदिर, ये पहाड़ी की तलहटी में स्थित मंदिर है। ये कलिंग मंदिर के पीछे वाले हिस्से पर कीर्ति स्तंभ स्थित है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। तथा ये जिनालय पार्श्वनाथ जिनालय है, ये महावीर जिनालय है। ये जो हमने कोटिशिला की आपको बात की थी, तो 500 मुनियों की चरण चिन्ह यहाँ पर राजमान, ये जिनवाणी मंदिर, ठीक है ना। और हम आपको बताएं, जो 43 चिन्हों का उद्धार किया। कुछ मूर्तियां ऐसी थी, कुछ कहना चाहिए जिनके नाक नक से थोड़े धूमिल हो गए थे, तो उन मूर्तियों का जीर्णोद्धार कार्य यहाँ पर किया और पंच कल्याणक भी संपन्न हुए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोनों भाई, हम लोगों को विगत 10-11 वर्षों से हम लोगों को खंडगिरी उदयगिरी पर जाने का अवसर मिला। वहाँ की बंगाल बिहार उड़ीसा कमेटी ने हमें अवसर प्रदान किया और यहाँ पर पंच कल्याणक और ये निर्माण कार्य जीर्णोद्धार कार्य में ईरक श्री कौशल सागर जी के साथ हम लोगों को कदम से कदम मिला करके कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सब संग्रह वहीं का है, तो हम लोगों ने वहाँ कार्य किया। और ये मूर्तियाँ पहले से भग्न हो चुकी थी, लेकिन आज वर्तमान में इस प्रकार से सुधार कार्य करवाया गया, जिसमें कटक की मूर्तियाँ भी थी, ये भगवान ऋषभदेव की मूर्ति है। तो इस प्रकार से ये कार्य संपन्न हुए। तो इस प्रकार से हमने आपको रिव्यू पूरा दिया। और इसकी लेखक की भाषा शैली सरल है, सहज है, प्रामाणिक है। तो ये एक ऐतिहासिक पुस्तक थी, जिसमें चूंकि इसमें 48
जो ग्रंथों का मैंने आपको बताया था कि 48 ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत 125 संदर्भों को संदर्भित किया गया है, ये मुख्य रूप से उसकी ब्रीफिंग हो। तो इस प्रकार से आपने आज की इस पुस्तक महामेघवाहन खारवेल और खंडगिरी तीर्थ नामक पुस्तक का आपने रिव्यू जाना, समझा, और इस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें जानी, समझी। आगे के वीडियो में मैं कभी दूसरी पुस्तक के बारे में आपको बताऊंगा और उसका रिव्यू आपको। नमस्कार। डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य।